हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है सुरेश जोशी क्लासेज में। और आज मैं करंट अफेयर्स का नेक्स्ट पार्ट लेकर आया हूं। और दोस्तों, जल्दी इस चैनल में मैं डेली साइंस की वीडियो अपलोड किया करूंगा या बोर्ड में आपको साइंस पढ़ाया करूंगा। मैं इस पर काम कर रहा हूं कि आपको डेली मैं साइंस की वीडियो अपलोड करूं या बोर्ड में आपको पढ़ाऊं ऑनलाइन, ठीक है। ताकि आप, क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम आप देख लीजिए, साइंस का पोर्शन काफ़ी आता है, चाहे वो रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी की बात करो, केवीएस में साइंस काफ़ी आती है, दिल्ली पुलिस जैसे वायरलेस ऑपरेटर के एग्ज़ाम होंगे अब, या हेड कांस्टेबल, या कोई भी एग्ज़ाम में साइंस काफ़ी आती है। और साइंस का लेवल थोड़ा डीप होता जा रहा है, इवन न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं, तो मैं जल्दी उस पर भी काम कर रहा हूँ। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं करेंट अफेयर्स की क्लास। ये 2 दिन की करेंट अफेयर्स एक साथ करा रहा हूँ मैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन है दोस्तों आज का कि हाल ही में फीफा ने वी विल विन अभियान में किस भारतीय को शामिल किया है। फीफा ने एक अभियान चलाया दोस्तों, वी विल विन, और ये किसके चलाया है? कोविड-19 के खिलाफ एक अभियान चलाया है, यानी कोरोना बीमारी के खिलाफ। तो इसका जो भारतीय कौन है जो शामिल हुए हैं? बाईचुंग भूटिया। बाईचुंग भूटिया ये इसमें क्या हुए हैं? शामिल हुए हैं। तो याद कर लेना कि फीफा ने वी विल विन अभियान में किस भारतीय को शामिल किया है। तो आंसर क्या हो जाएगा? बाईचुंग भूटिया। जो ये बाईचुंग भूटिया हैं, ये कौन है? पूर्व फुटबॉलर हैं, भारत के फुटबॉल टीम के कैप्टन रह चुके हैं। और कहाँ से बिलोंग करते हैं? ये सिक्किम। बाईचुंग भूटिया कहाँ से बिलोंग करते हैं? सिक्किम राज्य से। और इन्होंने एक पार्टी भी बनाई है अभी, राजनीतिक, हमरो सिक्किम पार्टी। दोस्तों कभी पूछ ले, हमरो सिक्किम पार्टी ये किसकी है? तो हमरो सिक्किम पार्टी बाईचुंग भूटिया की है, ठीक है। अब बात करोगे फीफा का, तो फीफा का संबंध फुटबॉल से है। और 21 मई 1904 को ये ऑर्गेनाइजेशन बनी थी, संस्था, 21 मई 1904 को। और इसका हेडक्वार्टर की बात करोगे तो ज्यूरिच में है। और ज्यूरिच कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड, ठीक है। इसका हेड ऑफिस कहाँ पर है? ज्यूरिच, जो कि कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड। और इसके जो प्रेसिडेंट हैं वर्तमान में वो हैं इन्फेंटिनो। इन्फेंटाइनो इसके क्या है? भी प्रेसिडेंट हैं वर्तमान में। और हेडक्वार्टर की बात करोगे स्विट्जरलैंड के ज्यूरिच में है। आप ये चीज़ें बार बार पढ़ते रहोगे तो आपके दिमाग में ये चीज़ें बार बार, जब एक ही चीज़ कई बार रिपीट होती है ऐसी चीज़ें, क्योंकि फीफा का कहीं ना कहीं दोबारा आएगा, तो ऐसी चीज़ें बार बार पढ़ने से आपके माइंड में ये चीज़ें एक तरीके से बैठ जाती हैं कि इसका हेडक्वार्टर भाई याद आ गया, ज्यूरिच में था, 1904 में बना था। तो इसी के लिए चीज़ें हम बार बार बताते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान, ये अभियान किस राज्य का है? सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान, तो ये गुजरात राज्य का क्या है? अभियान है। पूछ ले कि गुजरात कि ये किस राज्य का अभियान है? तो ये गुजरात राज्य का अभियान है। और सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान, इसका संबंध किससे है? कि जो डैम है गुजरात में उनका निरीक्षण करना, या नदियों में जो गाद होता है, गाद समझते हो, कीचड़ टाइप का, उसको हटाना। अब देखिए, जब नदियों में से जो कीचड़ है वो हटाया जाएगा तो ये पानी क्या हो जाएगा? यानी वाटर लेवल और नीचे चले जाएगा, भाई ये गहरा हो जाएगा ना। तो इसी के लिए इसका एम क्या है कि नदियों का गाद हटाकर गहरीकरण का आकलन करना, या पानी यदि वो नदी और गहरी हो जाएगी, उसका कीचड़ नीचे से हट जाएगा, तो वाटर लेवल क्या हो जाएगा? और ज़्यादा हो जाएगा। तो इसी के ऊपर ये योजना है गुजरात राज्य की। 2018 में आई थी ये योजना, और अभी 2020 में, जून 2020 में ये योजना पूरी हो जाएगी। तो ये पूछ सकता है इस बार, क्योंकि 2020 में योजना पूरी होगी, कि किस राज्य की योजना है? गुजरात राज्य की क्या है ये योजना। और इसका मेन मोटिव क्या है? पानी की मात्रा को बढ़ाना, भाई जो वाटर लेवल है वो और ज़्यादा क्या हो जाए? बढ़ जाए, ठीक है। अब बात करोगे गुजरात के, तो यहाँ के सीएम कौन है? विजय रूपाणी यहाँ के सीएम है। और आचार्य देवव्रत यहाँ के क्या हैं? राज्यपाल, ठीक है। विजय रूपाणी सीएम है
और आचार्य देवव्रत यहाँ के क्या हैं, राज्यपाल हैं। तो सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान कौन से राज्य का है, गुजरात का है। बांधों का निरीक्षण और नदियों के वाटर लेवल को बढ़ाना, उसमें से जो मिट्टी वगैरह है उसको निकाल कर क्या कर देना, वाटर लेवल, ताकि पानी और नीचे तक चले जाए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, BWF के IM बैडमिंटन अभियान की ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है। BWF बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन, तो इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है, PV सिंधु। PV सिंधु दोस्तों, PV सिंधु को IM बैडमिंटन अभियान का क्या बनाया गया है, एम्बेसडर बनाया गया है। और यदि बात करोगे बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की, तो 1934 में ये फेडरेशन बना था। 1934 में इसकी फाउंडेशन हुई थी और इसका हेड ऑफिस कहाँ पर है, मलेशिया। मलेशिया में आपने सुना होगा कुआलालंपुर। तो हेडक्वार्टर की बात करोगे मलेशिया के कुआलालंपुर में है। और 1934 में BWF क्या हुआ था, बना था। और वर्तमान में इस संस्था के हेड कौन है, पॉल लॉर्सन। पॉल लॉर्सन वर्तमान में इसके क्या हैं, हेड हैं। और जो अभियान चला है IM बैडमिंटन, एम्बेसडर कौन है, PV सिंधु, जो कि भारत के एक बैडमिंटन प्लेयर हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे कब मनाया जाता है, 23 अप्रैल को। विश्व पुस्तक दिवस, वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे 23 अप्रैल को मनाया जाता है। और किसके लिए, मानवता और सांस्कृतिक प्रगति में उत्कृष्ट योगदान देने वाले जितने भी लेखक हैं या जो किताबें हैं उनके सम्मान में मनाया जाता है विश्व पुस्तक दिवस 23 अप्रैल को। और हर साल दोस्तों इसकी कैपिटल होती है, कहते हैं ना वर्ल्ड बुक कैपिटल, हर साल इसकी क्या होती है, एक राजधानी होती है। तो 2020 में विश्व पुस्तक राजधानी कहाँ पर है, मलेशिया के कुआलालंपुर में। दोस्तों पूछ ले कि 2020 की वर्ल्ड बुक कैपिटल कहाँ पर है, तो मलेशिया का जो कुआलालंपुर है यहाँ पर इसका क्या है, इस बार कैपिटल घोषित की गई है। भले आपको पता है कि इस बार लॉकडाउन की वजह से कोई इतना अहम नहीं है, लेकिन एग्ज़ाम के लिए पूछा जा सकता है कि वर्ल्ड बुक कैपिटल 2020 कहाँ पर है, मलेशिया के कुआलालंपुर में, ठीक है। और दोस्तों इस बार का जो स्लोगन है वो है KL बाका, KL मतलब कुआलालंपुर, केयरिंग थ्रू रीडिंग, इस बार की ये थीम है। KL बाका, केयरिंग थ्रू रीडिंग, इस बार की क्या है, ये थीम है। और यूनेस्को ने 1995 में 23 अप्रैल 1995 में यूनेस्को ने क्या किया था, मीटिंग हुई थी पेरिस में, यहाँ पर क्या किया था, वर्ल्ड बुक डे मनाने का प्रस्ताव लाए थे यहीं पर। तो कभी पूछ ले कि यूनेस्को की बैठक में घोषित किया गया था कि हर साल 23 अप्रैल को क्या मनाया जाएगा, विश्व पुस्तक दिवस 1995 में। और जो विश्व पुस्तक दिवस है इसी के ऊपर जो भारत के HRD मिनिस्टर हैं, कौन है, रमेश पोखरियाल निशंक। मानव संसाधन मंत्रालय किसके पास है, रमेश पोखरियाल निशंक। तो इन्होंने एक कैंपेन भी लॉन्च किया है, माई बुक माई फ्रेंड। दोस्तों ये पूछ ले कि माई बुक माई फ्रेंड, ये कैंपेन किसने लॉन्च किया है, HRD मिनिस्ट्री ने। किसके पास है, रमेश पोखरियाल निशंक। तो 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक दिवस। और दोस्तों हर साल 23 अप्रैल को अंग्रेजी भाषा दिवस भी मनाया जाता है, इंग्लिश लैंग्वेज डे। ये भी हर साल 23 अप्रैल को मनाया जाता है, क्योंकि 23 अप्रैल को विलियम शेक्सपियर का क्या हुआ था, जन्म हुआ था। आपने सुना होगा विलियम शेक्सपियर। तो उन्हीं के जन्मदिन पर क्या मनाया जाता है, 23 अप्रैल को अंग्रेजी भाषा दिवस भी मनाते हैं। और यूनाइटेड नेशन जो UN है, इसकी टोटल कितनी लैंग्वेज है, 6। संयुक्त राष्ट्र की टोटल कितनी भाषाएं हैं, 6, उसमें से एक अंग्रेजी भी है। कौन कौन सी है, एक तो चाइनीज है, इंग्लिश, फ्रेंच, रसियन, स्पेनिश और अरबियन। कौन कौन सी है, चाइनीज, इंग्लिश, फ्रेंच,
रशियन, स्पेनिश और अरेबिक। तो 6 भाषाएं हैं यूएन की। मुख्य तो कौन सी होती है? इंग्लिश और फ्रेंच, ये 2 मुख्य भाषाएं हैं। और टोटल कितनी है? 6। जैसे यूएन में जोड़ी जाने वाली अंतिम भाषा कौन सी थी? अरबी। तो 6 भाषाएं हैं। और इंग्लिश जो भाषा है, हर साल इसी के ऊपर अंग्रेजी भाषा दिवस मनाया जाता है 23 अप्रैल को। और कभी पूछ ले कि किसके जन्मदिन पर, तो विलियम शेक्सपियर के जन्मदिन पर। ये भी यूनेस्को के द्वारा शुरू किया गया था, अंग्रेजी भाषा दिवस 23 अप्रैल। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विलियम ई कोल्बी पुरस्कार। विलियम ई कोल्बी पुरस्कार इस बार किसको मिला है? एडम हिगिनबोटम। एडम हिगिनबोटम को क्या मिला है? ये पुरस्कार मिला है एडम हिगिनबोटम विलियम कोल्बी पुरस्कार। याद कर लो आप, कोल्बी, ठीक है। और इनकी एक बुक है। इससे पहले बात करते हैं कि पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। सैन्य यानी सेना वगैरह, या खुफिया इतिहास, जो खुफिया इतिहास होता है, इसके ऊपर कोई बुक लिखी है तो उस बुक के ऊपर दिया जाता है ये पुरस्कार 1999 से। कोल्बी पुरस्कार का संबंध किससे है? सैन्य या खुफिया इतिहास पर यदि कोई बुक लिखी जाती है और जो सबसे बढ़िया बुक होगी उस बुक के ऊपर क्या दिया जाता है? कोल्बी पुरस्कार। और अभी 2020 में किसको मिला है? एडम हिगिनबोटम, ठीक है। और जो विलियम कोल्बी थे, ये यूएसए में, यूएसए की खुफिया एजेंसी कौन सी है? CIA, सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। तो यूएसए में ये CIA के क्या रह चुके थे? डायरेक्टर। दोस्तों विलियम कोल्बी यूएसए में CIA के डायरेक्टर भी रह चुके थे। तो इन्हीं के ऊपर ये पुरस्कार दिया जाता है, कोल्बी पुरस्कार। और अभी किसको मिला है? एडम हिगिनबोटम। इनकी बुक का नाम है, मैं बोल रहा हूँ, आप लिख लेना, मिडनाइट इन चेरनोबिल। मिडनाइट इन CHERNOBYL, चेरनोबाइल। मिडनाइट इन चेरनोबाइल, द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ द वर्ल्ड ग्रेटेस्ट न्यूक्लियर डिजास्टर, जिनकी किताब का नाम है। खैर बुक का नाम नहीं पूछेंगे, लेकिन पूछ ले, मैं रिपीट कर देता हूँ। मिडनाइट इन चेरनोबाइल, द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ द वर्ल्ड ग्रेटेस्ट न्यूक्लियर डिजास्टर। अब आप समझ रहे हो कि न्यूक्लियर पावर की बात आ रही है और ये एक सैन्य, यानी इस पर एक किताब लिखी गई है, एक खुफिया इतिहास के ऊपर लिखी गई है। तो इसके लिए इनको क्या मिला है? ये पुरस्कार मिला है कोल्बी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, औषधीय उपयोग के लिए भांग की खेती को वैध करने वाला देश कौन है? जिसने भांग की खेती को लीगल कर दिया है औषधीय उपयोग के लिए? लेबनान। लेबनान वो देश है जिसने हाल ही में भांग की खेती को क्या कर दिया? वैध। सुना होगा कैनाबिस। कैनाबिस आपने सुना होगा। जो कैनबिस होता है, कैनबिस क्या होता है? कैनबिस दोस्तों, जो भांग होता है, भांग, इससे क्या प्राप्त किया जाता है, या भांग की खेती एक तरीके से क्या है? कैनबिस है। आपने सुना होगा, इसको अलग अलग नाम से जानते हैं, मारीजुआना, ये भी क्या है, या गांजा भी कहते हैं, या भांग कहते हैं। ये सब क्या है? भांग की खेती। मारीजुआना भी इसी से तैयार किया जाता है। जो भांग का पौधा होता है, इसी से मारीजुआना भी तैयार करते हैं। ऐसे गांजा भी अलग अलग नामों से जाना जाता है, कैनबिस, ठीक है। तो हाल ही में भांग की खेती को किसने लीगल कर दिया? लेबनान ने। अब क्यों किया है? क्योंकि अभी इस कोविड-19 बीमारी के कारण हर देश में क्या आ चुका है, आपको पता है कि वित्तीय संकट, आर्थिक संकट कह सकते हो। तो वित्तीय संकट के कारण या विदेशी मुद्रा को जुटाने के लिए लेबनान ने क्या किया है? अभी इस खेती को मंजूरी दे दी है। और यहाँ के PM कौन है? हसन दीब। हसन दीब यहाँ के क्या हैं? PM। दोस्तों पूछ ले कि यहाँ के PM कौन है? हसन दीब। और यहाँ की करेंसी क्या है? लेबनानी पाउंड। लेबनानी पाउंड। और कैपिटल बेरूत। यहाँ की कैपिटल पूछ ले दोस्तों, तो क्या है? बेरूत। बेरूत लेबनान की क्या है? राजधानी है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। लेदरबैक क्या है? एक समुद्री कछुआ है। लेदरबैक एक समुद्री कछुआ है जिसको थाईलैंड सरकार ने आज से 2 साल पहले
इसको विलुप्त प्रजाति घोषित कर दिया था। इस कछुए की प्रजाति को लेदरबैक, कभी आएगा लेदरबैक, कौन से जानवर की प्रजाति है, तो कछुए की। और 2 साल पहले थाईलैंड सरकार ने इसको क्या घोषित कर दिया था, विलुप्त। और हाल ही में ये दोबारा थाईलैंड के समुद्री तट में दिखा है। तो पूछ लेगा कि हाल ही में लेदरबैक कछुआ किस देश के समुद्री तट पर देखा गया है, तो कहाँ पर, थाईलैंड। दोस्तों इस लेदरबैक कछुए की खासियत क्या होती है, ये जो बाकी कछुए होते हैं इनसे काफ़ी बड़ा होता है साइज में, आकार में बहुत बड़ा होता है ये जो नॉर्मल कछुए होते हैं। और अभी रीजन क्या रहा होगा, समुद्री कछुए जो यहाँ पर दिखा है लेदरबैक, क्योंकि कोविड-19 बीमारी के कारण हम लोग तो भाई सब परेशान हैं, चाहे वो कोई भी मनुष्य हो वो अभी परेशान है, लेकिन जानवर बाहर आ रहे हैं, मैंने आपको बताया था। और जो पर्यावरण है वो साफ़ हो चुका है काफ़ी, क्योंकि जितनी भी फैक्ट्री इंडस्ट्री है या गाड़ियाँ कोई भी नहीं चल रही हैं, सब रुकी हुई हैं। तो इसके कारण पर्यावरण क्या हो चुका है, साफ़ हो चुका है। जैसे गंगा नदी का पानी काफ़ी साफ़ हो चुका है, तो इसी के कारण माना जा रहा है कि पर्यावरण साफ़ हुआ है, तो ये क्या हो चुके हैं, अभी बाहर आ चुके हैं। और थाईलैंड की राजधानी क्या है, बैंकॉक। बैंकॉक यहाँ की कैपिटल है। थाई बाट यहाँ की करेंसी है, थाई बाट। और छान ओ छा यहाँ के क्या हैं, प्रधानमंत्री। छान ओ छा यहाँ के प्रधानमंत्री हैं और थाई बाट यहाँ की क्या है, करेंसी है। जैसे ये लेदरबैक समुद्री कछुए थाईलैंड में दिखे, ऐसे कछुआ होता है ओलिव रिडले। ओलिव रिडले ये भारत में कहाँ आता है, उड़ीसा राज्य में। ओलिव रिडले कछुए साउथ अमेरिका की प्रजाति है। ये भारत में कहाँ आते हैं, उड़ीसा के तट में आते हैं, गहीर माथा में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नूर। नूर क्या है, पहला सैन्य उपग्रह है किसका, ईरान का। आएगा कि नूर क्या है, पहला सैन्य उपग्रह है और किस देश का है ये, ईरान का है, जिसको अभी लॉन्च किया है ईरान ने। नूर का मतलब ईरान में लाइट होता है, नूर का मतलब लाइट। और ये पहला सैन्य उपग्रह बन चुका है ईरान का, जिसको ईरान ने क्या किया है, अभी लॉन्च किया है। तो आप ये याद कर लेना कि नूर सैन्य उपग्रह किस देश का है, ईरान का। ईरान की कैपिटल क्या है, तेहरान। करेंसी क्या है, रियाल। और प्रेसिडेंट कौन है, हसन रूहानी। हसन रूहानी। करेंसी रियाल है और प्रेसिडेंट कौन है अभी, राष्ट्रपति हसन रूहानी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, 24 अप्रैल को। पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है, क्योंकि 1992 में एक संविधान संशोधन हुआ था, 73वां संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। 1992 में 73वां संविधान संशोधन हुआ था और इसी के द्वारा भारत में संवैधानिक रूप से क्या आया था, पंचायती राज। पंचायती राज जिसे 24 अप्रैल 1993 में क्या किया गया था, लागू। 24 अप्रैल 1993 में इसे लागू किया गया था। आया था एक्ट 1992 का था, लागू हुआ था 1993 में। डेट क्या थी, 24 अप्रैल। तो इसी कारण हर साल 2010 से पहली बार मनाया गया था 2010 में। तो 24 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, पंचायती राज। यदि संविधान की बात करोगे तो पंचायती राज वैसे तो 1959 में राजस्थान में आ चुका था, नागौर में। राजस्थान के नागौर से शुरुआत हुई थी पंचायती राज की, लेकिन ये संवैधानिक रूप से नहीं आया था। संवैधानिक रूप से 1993 में क्या हुआ था, ये लागू। और संविधान संशोधन था 73वां संविधान संशोधन। और जो पंचायती राज है ये हमारे संविधान के भाग 9 में आता है, पंचायत। आर्टिकल 243 के ए से लेकर आर्टिकल 243 के ओ तक जितने भी सारे क्लॉज हैं ये पंचायत से रिलेटेड है। भाग 9 में आर्टिकल 243 के ए से लेकर आर्टिकल 243 के ओ तक, ठीक है। तो ये सारे किससे रिलेटेड हैं, पंचायती राज से। और भारत में केंद्रीय पंचायती राज मंत्री कौन है, नरेंद्र सिंह तोमर हैं। और इस अभी 24 अप्रैल को ही नरेंद्र मोदी जी ने क्या लॉन्च किया है, एक पोर्टल लॉन्च किया है, ई ग्राम स्वराज पोर्टल।
इस लॉकडाउन के बीच में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा नरेंद्र मोदी जी ने सभी पंचायत, अभी आपने सुना होगा कि ग्राम पंचायतों से बात की जाएगी और एक पोर्टल लॉन्च किया है, ई ग्राम स्वराज पोर्टल। इसके तहत क्या होगा, जितने भी ग्राम पंचायत के कामकाज हैं ये और सही तरीके से किए जाएंगे। इसमें सारी जानकारी मिलेगी। ई ग्राम स्वराज पोर्टल 24 अप्रैल को अभी क्या हुआ है, लॉन्च हुआ है। भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसको लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में टीसीएस ने किस देश में पहला पूर्ण डिजिटल बैंक लॉन्च करने की घोषणा की है? पूर्ण डिजिटल बैंक लॉन्च करने की घोषणा की है टीसीएस ने किस देश में? इजराइल। दोस्तों, इजराइल देश में टीसीएस ने अभी घोषणा की है कि पूर्ण क्या करेंगे, डिजिटल बैंक लॉन्च करेंगे पहला। यदि इजराइल की बात करोगे तो यहाँ के पीएम कौन है? बेंजामिन नेतान्याहू। बेंजामिन नेतान्याहू यहाँ के क्या हैं? पीएम है। जेरूसलम यहाँ की क्या है? राजधानी है जेरूसलम। और करेंसी क्या है? ILS, इजरायली लेसे सैकेल। ठीक है, INS इजरायली नई सैकेल, ये यहाँ की क्या है? इजरायली नई सैकेल यहाँ की करेंसी है और राजधानी क्या है? जेरूसलम। अब बात करोगे टीसीएस की, तो टीसीएस क्या है? टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। टाटा ग्रुप का एक ब्रांच है जो कि टीसीएस 1968 में क्या हुई थी, ये संस्था बनी थी। हेड ऑफिस कहाँ पर है? मुंबई में है टीसीएस का। और चेयरमैन कौन है इसके? नटराजन चंद्रशेखरन। दोस्तों, काफ़ी पूछा जाता है, काफ़ी बड़ा IT सेक्टर है ये टीसीएस का। तो नटराजन चंद्रशेखरन इसके क्या है? चेयरमैन। और राजेश गोपीनाथन इसके क्या हैं? MD या CEO। तो चेयरमैन की बात करोगे तो नटराजन चंद्रशेखरन और CEO कौन है? राजेश गोपीनाथन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उरी लेवाइन इन्फोसिस के स्वतंत्र निदेशक यानी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। उरी लेवाइन को क्या बनाया गया? इन्फोसिस का स्वतंत्र निदेशक। और ये कहाँ के हैं उरी लेवाइन? इजराइल के। उरी लेवाइन किस देश के हैं? इजराइल के। और इन्हें भी इन्फोसिस का क्या बनाया गया है? स्वतंत्र निदेशक। इन्फोसिस की बात करोगे तो इसका हेड ऑफिस कहाँ पर है? बेंगलोर यानी बंगलुरु। बेंगलोर में इसका क्या हेड ऑफिस है। और इसके CEO कौन है? सलील पारेख इसके क्या है? CEO। और चेयरमैन कौन है? नंदन नीलकर्णी। इन्फोसिस ये भी एक IT सेक्टर की काफ़ी बड़ी कंपनी है। नंदन नीलकर्णी इसके क्या हैं? चेयरमैन। 1981 में क्या बनी थी? इन्फोसिस बनी थी 1981। तो उरी लेवाइन को अभी इन्फोसिस का क्या बनाया गया है? स्वतंत्र निदेशक। और दोस्तों, आज का आपका क्वेश्चन है कि 1993 में जब पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा मिल चुका था तो संवैधानिक संशोधन का अभिपालन करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना था? आपको ये बताना है कि 1993 में जब पंचायती राज संवैधानिक दर्जा इसको मिल चुका था या लागू हो चुका था तो सबसे पहले किस राज्य ने इसको अपनाया था? आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखना है। धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय।